गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ AR प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमेट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का अध्याय 1 विज्ञान का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। लोहे का तवा, तसला, कील को जब आर्द्र यानी नमी वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है यानी वो सड़ जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब उनको सड़ाया जाता है। भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो क्या होता है। और हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। तो ये अपने दैनिक जीवन में मतलब डेली लाइफ में आपको देखना है इन चीज़ों में। अगर ये ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या है, इनको ध्यान से देखना और विचार करना है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक यानी शुरू में जो शुरू की जो वस्तु है, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति यानी उसका नेचर तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। मतलब पहले जो थी और बाद में जो थी, तो वो जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो शुरू की जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो बाद की वस्तु से क्या होती है, बदल जाती है। जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे का क्या होता है, लोहे का कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मान लें और वो ख़राब होने लगता है, उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रेत की तरह धागे, वो छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, कण बन जाते हैं और वो ख़राब होता चला जाता है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास। अंगूर को सड़ा करके उसकी दारू बनाई जाती है। जब भोजन को पका देते हैं, जैसे मान लो रोटी बना रहे हैं, तो रोटी को जब हम क्या करते हैं, आटे को पहले पानी मिला के गूंदते हैं उसको, उसके बाद उसको क्या होता है, रोटी बनाते हैं। तो बाद की और पहली जो अवस्था है वस्तु की, जो उनकी प्रकृति है, वो बदल जाती है। हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है वो एक प्रक्रिया है। हम सांस लेते हैं वो एक प्रक्रिया है। इनमें क्या होता है, वस्तु क्या है, शुरू में अलग होती है, बाद में अलग चेंज हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, यानी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जो चेंज हो सके, बदल सकते हैं वापस अवस्था में, और रासायनिक वापस अवस्था में नहीं बदलते और इनके क्या गुण चेंज हो जाते हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो तभी होती है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने का कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। और NCERT की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा उनसे। तो क्रियाकलाप 1.1 में सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता हो। पहली बात तो सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित रहेगा, सही रहेगा। और लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्या करना है, रगड़ करके साफ कर लीजिए। और एक इसे चिमटे से पकड़कर जो स्प्रिट लैंप होता है या बर्नल होता है उससे क्या उसको जलाना है, दहन करना है। दहन मतलब जलाना। तथा इससे बनी जो राख है उसको वॉच ग्लास जो होता है उसमें इकट्ठा कर लीजिए। और जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसका दहन करते समय इसे अपनी आंखों से जितना हो सके, यथासंभव यानी जितना हो सके उतना दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, आपने क्या देखा। तो चित्र 11.1.1 में मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना ये दिखाया जा रहा है। तो इसमें बर्नर है, चिमटा है, मैग्नीशियम रिबन है, वॉच ग्लास है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आगे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो चमकदार श्वेत लो होती है, लो के साथ जो मैग्नीशियम रिबन है उसका दहन यानी वो जल जाता है। और यह जो श्वेत यानी सफ़ेद जो चूर्ण है, चूरा जो है, उसमें परिवर्तित हो जाता है यानी उसकी जो राख है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसके कारण यह बनता है। क्रियाकलाप 1.1, एक परखनली यानी टेस्ट ट्यूब में लेड यानी सीसा, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, उसका घोल मिला दीजिए। और आपने क्या प्रेक्षण किया, आपने क्या देखा। क्रियाकलाप 1.1 में एक शंकु के जैसा यानी शंकु आकार फ्लास्क लेना है, चित्र में दिखा रखा है।
और या फिर परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, जिंक लेना है और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु क्या होता है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तनु का मतलब होता है कि उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं कि उसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा। तनु मतलब ये है, तनु मतलब कम इफेक्ट पड़ता है। तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें पानी मिला हुआ होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो मिला दीजिए, चित्र 1.1 में दिखा रखा है। और सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, उनका सावधानी से इस्तेमाल करना है। और क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होती दिखाई दे रहा है, मतलब जस्ते के दाने जो हैं उसके आसपास कुछ दिख रहा है, तो जो शंकुआकार फ्लास्क है या फिर परख नली है उसको छू के देखना है। इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है वो देखना है। तो ऊपर दी गई ये तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहली बात तो ये कि उसमें अवस्था में परिवर्तन आएगा, या फिर रंग में परिवर्तन आएगा, या फिर गैस का निकलना या उत्सर्जन होगा, और तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये चित्र दिखा रखा है चित्र 1.2 में, दानेदार जस्ते यानी जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और ये हाइड्रोजन गैस दिखा रखी है, ऊपर कोर के कांच की नली है, शंकुआकार फ्लास्क है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जस्ते। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण है उसका अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो क्रियाकलाप 1 का विवरण जो हमने किया है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हम जलाते हैं या दहन करते हैं, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसमें परिवर्तित हो जाती है। और वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे संक्षिप्त यानी छोटा रूप में भी लिखा जा सकता है, और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम को जलाया और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो शुरू में होते हैं, शुरू के जो पदार्थ होते हैं, जब वो अभिक्रिया करते हैं तो उसको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया करने पर जब नया पदार्थ बनता है तो उसको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट इंग्लिश में। तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान है उसे लगाकर दर्शाते हैं, और अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। और इसी प्रकार जो उत्पाद हैं उनके बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं और राइट हैंड साइड लिखा जाता है। और तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है। तो 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना, इसको लिखते कैसे हैं? तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की से भी संक्षिप्त यानी छोटी विधि है? तो शब्दों की जगह अगर हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और भी छोटा करें तथा उपयोगी बनाया जा सकता है इसको। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो सूत्र हैं उनको स्मरण करें यानी याद करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण है उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है Mg+O2 गिव्स, यानी जो तीर का निशान है वो क्या देता है, MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है उनकी गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान है? तो यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है। किसी प्रकार का ऐसा जो रासायनिक समीकरण होता है उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकालीय समीकरण मतलब है। तो 1.1.2
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा या स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में क्या किया था, अध्ययन किया था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद जो होते हैं, तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक का, तो तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर, दो मतलब उत्पाद और अभिकारक के जो द्रव्यमान है, उनका वेट है, उनके जो बराबर होते हैं वो। दूसरे शब्दों में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके पहले एवं उसके बाद यानी पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली जो समीकरण है उसको संतुलित करना ज़रूरी या आवश्यक है। तो क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? तो आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध मतलब एक के बाद एक करके संतुलित करना सीखें कैसे करते हैं। तो क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो उपरोक्त यानी ऊपर जो शब्द समीकरण है उसको निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। जो मैं गिव्स बोल रहा हूँ वो तीर के निशान को बोल रहा हूँ कि वो ये देता है। तो आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो देखो दिखा रखा है तत्व जिंक में, हाइड्रोजन में, सल्फर में और ऑक्सीजन में। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या यानी लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी राइट हैंड साइड क्या दिया है। तो जिंक दोनों तरफ बराबर है यानी 1-1 है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2-2 है, बराबर है, सल्फर भी दोनों तरफ 1-1 है, ये बराबर है, और जो ऑक्सीजन है वो भी दोनों तरफ 4-4 है। तो इस समीकरण यानी 1.3 में तीर के निशान के जो दोनों ओर के प्रत्येक तत्व हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या है वो समान है। तो इसलिए ये जो क्या है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, और Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, यानी ये जो Fe होता है आयरन यानी लोहा, H2O यानी जल। तो चरण पहला, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना आपने। तो बॉक्स बना के दिखा दिए। दूसरे चरण में क्या करना है, तो जो असंतुलित समीकरण है 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की पहले सूची बना लीजिए कि किसमें कितने हैं। तो ये बना रखा है, तत्व दिए हैं, अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या दी गई है। तो Fe दोनों एक तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड क्या है, 3 है। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2-2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तीर के निशान से पहले 1 है, और तीर के निशान के बाद क्या है, 4 है। अब तीसरे चरण में क्या करना है, तो सुविधा के लिए सबसे पहले जो सबसे अधिक जो परमाणु है ना, उस सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक यानी कंपाउंड को पहले संतुलित किया मतलब करना चाहिए। ये कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। तो उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, यानी चुनना है, और इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के चरण 4 मतलब दाईं ओर 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ही है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में उत्पादों में दोनों तरफ देखते हैं। तो शुरू में क्या है, वो H2O है, उसमें 1 ऑक्सीजन है, और दूसरे में क्या है Fe3O4, उसमें क्या है 4 है। तो उत्पादों में कितने हैं, 4 है। हमने क्या किया, संतुलित करने के लिए अभिकारकों में 4 से गुणा कर दिया, तो वो 4 के बराबर हो गया। तो यह याद रखना जरूरी है, आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों या यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु की संतुलित करने के लिए हम 4 की गुणा लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते, या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार है। तो Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। तो चरण 4 में क्या करना है, जो Fe तथा H जो अब परमाणु जो हैं अब भी संतुलित नहीं है, तो इनमें से
किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं और अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देते हैं। तो दिखा रखा है। तो उत्पादों में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8 हो गए, 2 दूनी 4, यानी शुरू में क्या है 4 है। अभिकारकों में कितना है, 4 दूनी 8। तो प्रारंभ में इतना है और संतुलित करने के लिए क्या करना है, 8 करना है। और तो हमने उत्पादों में क्या है 2 से गुणा कर दी। तो समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण जो है। अब चरण 5, ऊपर दिए जो समीकरण है उसकी जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है, और आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है, यानी बचा हुआ है। तो लोहे यानी आयरन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। तो प्रारंभ में संतुलित करने के लिए, प्रारंभ में क्या है, आयरन 1 है और उत्पादों में 3 है। तो संतुलित करने के लिए हमने अभिकारकों में 3 से गुणा कर दी। तो अब क्या होता है, Fe को संतुलित यानी आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe में के परमाणु 3 ले लेते हैं। तो क्या हमने 3 से गुणा कर दिया। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O 1.8। तो अब चरण 6 में अंत में क्या करना है, इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों ओर जो तत्व हैं उनके तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं, देखते हैं। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो ये संतुलित समीकरण है। तो समीकरण 1.9 में दोनों ओर के जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, और अतः यह समीकरण अब संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को जो हम बोलते हैं वो हिट एंड ट्रायल यानी तुक्का मार विधि कहते हैं। तो क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है उसके गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है। चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए और क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में कुछ भी ज्ञान होता है। तो इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाबद्ध यानी सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। और अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। तो 3Fe यानी सॉलिड यानी क्या है, S + 4H2O एक गैस है, प्लस गिव्स क्या करते हैं, Fe3O4 सॉलिड है और सॉलिड यानी ठोस, प्लस 4H2O यानी गैस है 1.10। तो ध्यान दीजिए कि जो समीकरण 1.10 है उसमें H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जो जल है वो उपयोग जो हो रहा है, जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। और प्राय हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, तो जब तक कि यह आवश्यक न हो। तो कभी कभी रासायन जो अभिक्रियाएँ हैं, कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे CO जो गैस है प्लस 2H2O गैस है, ऊपर लिखा है ना 340 यानी 340 ATM, तो ये किसको दाब को दिखा रहा है। CH3OH ये L यानी लिक्विड यानी द्रव। तो 6CO2 यानी एक्वस है यानी पानी में मिला हुआ है ये, प्लस 12H2O ये लिक्विड यानी द्रव है और सूर्य के प्रकाश इसको दिया गया है और क्या है इसमें क्लोरोफिल के अंदर। तो C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी में मिला हुआ है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6O2 ये एक्वस है, प्लस 6H2O ये लिक्विड है यानी द्रव है। इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को भी संतुलित कर सकते हैं। आगे ये प्रश्न हम अलग वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं 1.2 में।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही मिश्रण में अंदर आता है। तो वास्तव में बाहर से मिश्रण में आता है। तो वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपस में आबंध जो होते हैं वो टूटते एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, और परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध यानी बॉन्ड जुड़े होते हैं। आबंध के बारे में आप कक्षा 3 और 4 अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। तो 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया। तो क्रियाकलाप 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लें तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। तो इसमें धीरे धीरे कुछ जल मिलाइए और अब बीकर को स्पर्श यानी छूइए, स्पर्श कीजिए, जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो चित्र 1.3 में जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है। देखो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं जल के अंदर। तो ये क्या है? इसमें गैस निकल रही है इसमें। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से जल्दी से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करता है, ताप। तो CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना, CaO प्लस H2O क्या करता है? CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना बनाता है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह है, क्या आप जानते हैं ऊपर की जो अभिक्रिया है उसमें निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम दीवारों की सफेदी करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्या करता है? अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बना देता है, और सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि जो संगमरमर है ना, उसका भी रासायनिक सूत्र जो है वो यही है, CaCO3 है। तो CaOH का होल ट्वाइस यानी जो एक्वस सॉल्यूशन है प्लस CO2 गिव्स क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और प्लस जल H2O लिक्विड। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। जैसे कोयले को दहन यानी कोयले को जब जलाते हैं तो कोयला क्या है? कार्बन है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जब दोनों को मिलाते हैं तो जल बनता है, जल का निर्माण होता है। तो 2H2O प्लस O2 गिव्स H2O यानी जल। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या फिर यौगिक संयोजन करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया क्या होती है? मिश्रण गर्म हो जाता है। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उनके कुछ अन्य उदाहरण हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, जो मीथेन होता है CH4, जब उसको जलाते हैं प्लस जो O2 है गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल गिव्स प्लस ऊर्जा यानी क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो क्या आप जानते हैं कि जो श्वसन है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा निकलती है उत्पाद के रूप में। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ यानी खाने के जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और इस ग्लूकोज यह जो ग्लूकोज है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन यानी हम पढ़ाई कब करेंगे? आप अध्याय 6 में करेंगे। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O 6O2 प्लस 6H2O
गिव्स 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा, मतलब दिखा रखा है ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो जल मिलाएंगे उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। तीसरा पॉइंट है कि शाक सब्जी यानी वनस्पति जो द्रव है उसका वो क्या करता है, उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण, जैसे हम खाद बनाते हैं। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब 1.4 में जो चित्र है उसमें दिखा रखा है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है वाली परख नली को गर्म करने या गंध को सूंघने की सही विधि। तो गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए और क्वथन नली है उसके खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। जो क्वथन नली है उसके अंदर क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। अब 1.2.2 वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5 में एक शुष्क क्वथनांक यानी सूखी हुई नली लेनी है, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए और क्वथना जो नली है उसको बर्नल या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। तो जैसे चित्र 1.4 में दिखाया गया है, गर्म करने के पश्चात यानी बाद में क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक जो विशिष्ट गंध है उसको भी आप सूंघ सकते हैं। तो जो फेरस सल्फेट है FeSO4 जो है 2FeSO4 जब उसको ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है और यह एक वियोजन अभिक्रिया है। और गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट होता है उसका जो क्रिस्टल है जल को त्याग देता है और दिखा रखा है ना .7H2O और क्रिस्टल का जो रंग है वो बदल जाता है। इसके उपरांत इस टाइम क्या होता है, ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित यानी टूट जाता है और फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या हैं, गैसें हैं। तो ऊष्मा देने पर जब कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इससे अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है और ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो CO3 का जो चूना पत्थर है उसको जब ऊष्मा देते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो देखो चित्र 1.5 में लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन दिखाया गया है। परख नली होल्डर है, क्वथन नली है और लेड नाइट्रेट है और बर्नर है। तो क्रियाकलाप 1.6 में एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथनांक नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर उसे गर्म कीजिए जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। और आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो भूरे रंग का धुआं है वो उत्सर्जित यानी निकल रहा है, उत्सर्जित होता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है और यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, तापन जब उसको देते हैं तो लेड नाइट्रेट किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। देखो चित्र 1.6 में जल का विद्युत अपघटन दिखा रखा है। इसमें क्या है, एक परख नली में ऑक्सीजन है, दूसरे में हाइड्रोजन। परख नली दिखा रखे हैं, जल है और ग्रेफाइट रोड है, एनोड और कैथोड, स्विच है, बैटरी है, रबड़ डोट है रबड़ की और प्लास्टिक का मग है। तो चित्र क्रियाकलाप 1.7 में एक प्लास्टिक का मग लीजिए और इसकी तली में 2 छेद जो हैं वो करके उसमें रबड़ का डोट लगा दीजिए और इन छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन